नमस्कार। कहानी घर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्रीलाल शुक्ल की लिखी कहानी इतिहास का अंत। नीत्शे के ज़माने में ईश्वर के अंत की तरह 20वीं शताब्दी में कुछ विचारकों ने इतिहास के अंत की धमाकेदार अवधारणा पेश की, पर दुर्भाग्यवश वो इतनी दिलचस्प साबित हुई कि देखते देखते इतिहास का अंत एक घिसी पिटी उक्ति, एक क्लीशे भर रह गया। पर ऐसा मैंने सिर्फ पिछले महीने तक सोचा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे लगा है कि इतिहास का अंत एक क्लीशे भर नहीं है, ये यथार्थ है। ऐसा यथार्थ है जो अपने अंत के बावजूद आक्रामक है। इस यथार्थ का सृजन तमाम वैज्ञानिकों या दूसरे गंभीर चिंतकों ने ही नहीं, कुछ सरकारी बुद्धिजीवियों, कुत्सित नेताओं, कुछ मूर्ख नारेबाजों ने और इन सब का इस्तेमाल करने वाली उस बेपरवाह सत्ता ने किया है जो हमारे हाथों रची जाने के बावजूद हमारे ही सिर पर चढ़ी हुई है, जो हमारे ही खिलाफ एक पराशक्ति बन गई है। वास्तव में इस बीच एक घटना घटी है जिसके बारे में सुनकर और जिसका अंतिम दृश्य खुद देखकर मैं इतिहास का अंत की अवधारणा को बड़ी संजीदगी और उससे भी ज्यादा खौफ के साथ देखने लगा हूं। यहां उसी घटना को मैं एक संक्षिप्त कहानी के रूप में पेश कर रहा हूं। दिलदार नगर अवध की एक रियासत है। वो नहीं जिसे देसी रियासत कहते आए हैं। यह एक बड़ी जमींदारी थी जिसे तालुकेदारी भी कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में अवध का एक इलाका जिसका कि एक हिस्सा है, 1952 में एक कानून द्वारा जमींदारी की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उसमें दिलदार नगर की तालुकेदारी भी चली गई, पर दूसरे तालुकेदारों और बड़े जमींदारों की तरह दिलदार नगर का मालिक राजा स्वयंवर सिंह तब भी राजा साहब ही कहलाते रहे। जमींदारी उन्मूलन से उनकी वो हैसियत तो खत्म हो गई जिससे वे बिचौलिए की तरह किसानों से जमीन का लगान वसूलते और उसका कुछ हिस्सा सरकार को मालगुजारी के रूप में देते। पर इस बिचौलिएपन के ध्वंस के बावजूद उनकी निजी जमीन, जायदाद, कोठियां, शहर के बंगले और चीनी मिल आदि पर कोई आंच नहीं आई। उल्टे उनकी बढ़ोतरी हुई क्योंकि अब वे जमींदारी के झमेले से फुर्सत पाकर अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने के लिए 24 घंटे खाली रहने लगे। फुर्सत इतनी ज्यादा थी कि दूसरे राजा महाराजाओं की तरह वे भी राजनीति में खिसक आए और बिना किसी जद्दोजहद के एमएलए बन गए। दूसरी बार एमएलए होते ही मिनिस्टर भी बन गए। मिनिस्टर वे सिंचाई विभाग के बने जो बहुत विराट होते हुए भी भ्रष्टाचार के ठप्पे के कारण बहुत जलील, साथ ही बहुत दिलकश माना जाता था। इसे संतुलित करने के लिए उन्हें एक दूसरा विभाग भी दिया गया जो बहुत ही गौरवशाली और पवित्र होते हुए भी दयनीय रूप से शुद्र था। इस विभाग का नाम था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण विभाग। विभाग का काम देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने त्याग बलिदान किया उनके या उनकी संतानों के कल्याण के लिए, पेंशन के लिए, उनके प्रकार की दूसरी कल्याणकारी योजनाएं चलाना था। कुछ मुतफर्रिक काम भी थे, जैसे शहरों के चौराहों पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों या दूसरे त्यागी नेताओं की प्रतिमाएं लगवाना। शुरू शुरू में प्रतिमाओं का कोई खास जोर न था, पर जल्द ही राजनीति की एक बड़ी सशक्त शाखा विकसित हो गई जिसका नाम प्रतिमाओं की राजनीति है। इसके पीछे राजनीति में जाति भेद की प्रतिष्ठा का सिद्धांत था, जिसके अंतर्गत अब हर जाति के अंदर अपने अपने प्रतिनिधि शहीदों और बलिदानियों की लंबी सूची थी। उन्हें शहरों के चौराहों और नुक्कड़ों पर प्रतिमा की हैसियत से जगह देना अनिवार्य था। इसीलिए जहां एक ओर शहरों के सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमाएं टूट पड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर विभाग के बजट में भारी बढ़ोतरी और अभूतपूर्व सक्रियता दिखने लगी थी। यहां तक कि भले ही शूद्र विभाग सिंचाई विभाग की लूट का कीर्तिमान नहीं तोड़ पाया हो, अब कोई ये नहीं कह सकता था कि देखो इस विभाग में बेचारा भ्रष्टाचार अभी तक उपेक्षित पड़ा है।
बहरहाल राज्य की राजधानी में एक चौराहा था जो कि सिविल लाइंस और छावनी क्षेत्र को अलग करता था, या दूसरी तरह देखें तो जोड़ता था। चौराहा बहुत बड़ा था और उसके आसपास अब भी पार्कों के नाम पर बहुत सी खाली जमीन थी। वहां हर जाति, धर्म और संप्रदाय के शहीदों के मूर्तिमान प्रतिनिधि के बावजूद दो ढाई नई प्रतिमाओं के खड़े होने की अब भी गुंजाइश थी। अतः सरकार ने तय किया कि बची हुई जगह पर संगमरमर की शानदार चौकी तैयार करके उस पर 1857 के स्वतंत्रता संग्रामी अमर शहीद बख्तावर सिंह की आदमकद प्रतिमा मैं घोड़े और तलवार के साथ लगाई जाए। यह कुछ प्रभावशील पत्रकारों की मांग का नतीजा था। 4 महीने में ही प्रतिमा लग गई, पर उसे अपारदर्शी कैनवस से ढक दिया गया। होना यह था कि उसका उद्घाटन, लोकार्पण, अनावरण या निरावरण, इसे जो भी कहें, विभाग के मंत्री राजा स्वयंवर सिंह करेंगे। इत्तेफाक ये कि अमर शहीद बख्तावर सिंह दिलदार नगर के ही निवासी थे। वे राजा स्वयंवर सिंह के परदादा राजा उदयभान सिंह के समकालीन थे। स्थानीय इतिहास में लिखा था कि उदयभान सिंह को राजा का खिताब अंग्रेजों द्वारा बख्तावर सिंह को फांसी दिए जाने के बाद मिला था। फांसी भी इतिहास का एतबार किया जाए तो बहुत ही अनौपचारिक थी। उन्हें मारकर सड़क के किनारे एक इमली के पेड़ से लटका दिया गया था। बहरहाल स्थिति यह थी कि सिर्फ उदयभान सिंह बख्तावर सिंह के समकालीन थे, पर राजा उदयभान सिंह उनके परवर्ती थे। प्रतिमा के अनावरण समारोह के 2 दिन पहले स्थानीय कमिश्नर ने किसी से सलाह लिए बिना एक सुझाव दिया, जिसकी हैसियत हुक्म जैसी थी। उसने कहा कि बख्तावर सिंह के नाती पोतों में या उसके खानदान में अगर कोई जिंदा हो तो क्या वाजिब न होगा कि उसे विशेष अतिथि के रूप में इस आयोजन में निमंत्रित किया जाए। इससे अवसर की गरिमा बढ़ेगी। हुक्म होते ही बहुत से सेना सिपाही चारों ओर बख्तावर सिंह के वंशजों की तलाश में निकल पड़े। आयोजन के कुछ घंटे पहले कमिश्नर साहब को बताया गया कि उस खानदान में बख्तावर सिंह के एक पड़पोते को छोड़कर और कोई नहीं है। पड़पोता 72 साल का है। उसका बाप बहुत पहले गांव में अपनी खेती बाड़ी, जो कि 2-2.5 बीघे रही होगी, बेचकर उसी शहर में आ गया था। पड़पोता दिलीप सिंह यहीं जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। कमिश्नर ने पूछा, करता क्या है? उनके सवाल का जवाब एक मातहत ने दिया, यही बड़े डाकघर में काम करता है। कमिश्नर ने उस समय इस सूचना पर ध्यान नहीं दिया, पर दूसरे दिन आयोजन के स्थल पर जब उसे दिलीप सिंह से मिलवाया गया तो उसे झटका सा लगा। बेतरतीब दाढ़ी और मोटे चश्मे वाला ये दुबला पतला बुढ़ा, जिसके पांव में धूल भरी घिसी पिटी चप्पलें और जिस्म पर एक पुरानी कमीज और मटमैला पजामा था। क्या यही उस प्रतापी योद्धा बख्तावर सिंह का वंशज है, जिसने सिर्फ 23 साथियों की टुकड़ी के साथ अपनी तलवार के बूते उदयभान सिंह की मजबूत हवेली पर कब्जा करके 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ भयानक मोर्चेबंदी की थी? बाद में बाहर निकलकर न जाने कितने गोरे फौजियों को रणभूमि में गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया था। और कमिश्नर ने कहा, मुझे बताया गया था कि आप डाकघर में काम करते हैं, पर आप तो 70 से ऊपर हो चले हैं। रिटायर कब हुए? दिलीप सिंह के हाथ में जूट का एक बड़ा सा झोला था, मैला और किसी भी क्षण फटने को तैयार। उसे खोलकर उसने कमिश्नर को दिखाया। वहां एक खोचा पोर्टेबल टाइपराइटर था, कुछ डाकघर के फॉर्म, सादे कागज और कार्बन पेपर भी। उसने कहा, बाहर फाटक पर बैठकर लोगों की प्राइवेट टाइपिंग करता हूं, काम भर की आमदनी हो जाती है बस। अब नहीं होती, मशीन खराब होती रहती है। और ये कहकर वो उत्तर की ओर वाली सड़क को ताकने लगा, जिधर से पुलिस की सीटियों की आवाज़ें, फुटकर किस्म का प्रशासकीय हो हल्ला और उसके पीछे मिनिस्टर की गाड़ियों का काफिला आ रहा था। मिनिस्टर ने पहले नगर प्रमुख से,
फिर बख्तावर सिंह के पड़पोते दिलीप सिंह से परिचय पाकर हाथ मिलाया, औरों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और व्याख्यान के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रतिमा का अनावरण कर दिया। फिर उस पर फूल मालाओं, पुष्पांजलियों आदि की रस्में भी पूरी हुईं। अंत में मिनिस्टर का सारगर्भित पर संक्षिप्त भाषण, 1857 का जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसका गुणगान, उसके बलिदानियों के लिए श्रद्धा निवेदन। मिनिस्टर के गाड़ी में बैठने से पहले उसे पत्रकारों ने घेर लिया। एक ने पूछा, क्या यह सच है कि जिस समय बख्तावर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ जूझ रहे थे, तभी आपके परदादा श्री उदयभान सिंह अपनी हवेली छोड़कर ननिहाल के गांव में अंग्रेज परिवारों की परवरिश कर रहे थे? मिनिस्टर ने कहा, बिल्कुल सच है। वे हमारे शरणागत थे। शरणागत की रक्षा करना हमारा सनातन कर्तव्य है। अगर वे अंग्रेज महात्मा गांधी की शरण में आते तो क्या वे उन्हें दुश्मनों के हाथों में मरने के लिए सौंप देते? पत्रकारों ने फिर पूछा, क्या यह सच नहीं कि बख्तावर सिंह को पकड़वाने में आपके परदादा का हाथ था? डॉक्टर चटर्जी के इतिहास में। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, जो इतिहास मैंने पढ़ा है उसके अनुसार यह सरासर झूठ है। पत्रकारों ने फिर सवाल किया, क्या यह भी झूठ है कि बख्तावर सिंह की फांसी के बाद अमन कायम होने पर उसकी सारी जमीन जायदाद को शामिल करते हुए दिलदार नगर का इलाका आपके परदादा को दिया गया और तभी उन्हें राजा का खिताब भी मिला? मिनिस्टर ने फिर जवाब दिया, कैसा रहेगा यदि आप इस विषय पर स्वयं शोध करें और खुद अपना निष्कर्ष निकालें? हमारे विभाग में ऐसे शोध कार्यों के लिए फेलोशिप भी मिलती है। एक पत्रकार ने फिर पूछा, आपका क्या निष्कर्ष है? अब की बार मिनिस्टर ने जवाब दिया, हमारी रियासत का इतिहास कुछ जटिल है। हमारे परदादा 1857 में विद्रोही सिपाहियों के साथ थे। इसके बावजूद जब कुछ अंग्रेज परिवार उनकी शरण में आए तो इंसानियत के नाते उन्होंने उनकी रक्षा की, उन्हें मौत के मुंह में नहीं झोंका। आप इसे जो भी कहें, आज कोई भी मानवाधिकार आयोग इसे गद्दारी नहीं कहेगा, वो इसे मानवीयता का सर्वोच्च उदाहरण मानेगा। महात्मा गांधी, मानवाधिकार आयोग, ये सब मेरे सामने हो रहा था। फिर भी जब वे गाड़ी में बैठ रहे थे, उनसे आखिरी प्रश्न किया गया, अमर शहीद बख्तावर का ये वंशज दिलीप सिंह बहुत गरीब है। इसके पुरखों की सारी जायदाद आपकी रियासत में शामिल रही है। उससे 10-5 बीघा निकालकर आप उसे देने की अनुकंपा करेंगे क्या? मिनिस्टर ने कहा, क्यों नहीं? वैसे हमारी सारी जमींदारी दिलदार नगर की पूरी रियासत खत्म हो चुकी है। सारी जमीन सरकार ने हमसे लेकर किसानों या गांव पंचायत को दे दी है। फिर भी मैं अपनी जोत में से उसे कुछ जमीन दे सकता हूं। वे थोड़ा सा रुके, फिर नाक पर अपना चश्मा संतुलित करने के बाद बोले, लेकिन क्या दिलीप सिंह जी गांव जाकर इस उम्र में खेती कर सकेंगे? खेती के हाड़-तोड़ काम को आपने क्या समझ रखा है? पिकनिक? नहीं, ये सुझाव कुछ व्यावहारिक नहीं है। कुछ और सोचिए। और गाड़ी में बैठकर उन्होंने कहा, मैं भी सोचता हूं। गाड़ी के चलते चलते उन्होंने कमिश्नर को बुलाकर उससे कहा, दिलीप सिंह जी के लिए मैंने कुछ सोचा है। फिर इशारे से कमिश्नर को और नज़दीक बुलाया और आवाज़ को उसी ऊंचाई पर टिकाए हुए उन्होंने कहा, दिलीप सिंह जी के लिए एक नया टाइपराइटर खरीद दीजिए। गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने हवा से कहा, मेरी निजी भेंट समझिए। कमिश्नर ने भी हवा से कहा, ठीक है श्रीमान। वो हैरत में था कि मिनिस्टर को दिलीप सिंह के टाइपराइटर का हाल कैसे मालूम हो गया था, पर वो वरिष्ठ अफसर था। ये जानता था कि प्रशासन में हैरत अंगेज कुछ भी नहीं है। ये महीना भर पहले की घटना है। इस बीच डाकघर के फाटक के पास पान, सिगरेट, चाय, चाट आदि जो भी ठेले थे, उन्हें नगर सौंदर्यीकरण की योजना में हटा दिया गया। वहीं पटरी पर पेड़ों की छांव में कुछ लोग टाइपराइटरों पर चिट्ठियां और दूसरे कागजात तैयार करते रहते थे। उन्हें भी मार भगाया गया। डाकघर बख्तावर सिंह की प्रतिमा से लगभग 200 मीटर पर है। उस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के बाद दिलीप सिंह अपना टाइपराइटर लेकर इसी प्रतिमा के चरणों के पास
संगमरमर की पीठिका पर बैठने लगा है। उसके जिस्म पर वही पुरानी कमीज और पायजामा है। देश की स्वतंत्रता का जलवा तो देखिए कि आज यहां कोई कुछ भी बन जाने को स्वतंत्र है, और जिनके परदादा अंग्रेजों को शरण देकर राजा बने थे, वही राजा स्वयंवर सिंह मिनिस्टर की हैसियत से आज स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों और उनके वासियों का कल्याण कर रहे हैं। इसके पीछे प्रायश्चित की भावना नहीं, सिर्फ उनका सौभाग्य है। वे खुश हैं। बख्तावर सिंह का पड़पोता भी खुश है कि उसे अपने परदादा के चरणों में स्थान मिला हुआ है, जहां से उसे भगाने के लिए कोई नहीं आएगा। यह उसकी खुशफहमी है, पर वो खुश है। आप सुन रहे थे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्रीलाल शुक्ल की कहानी इतिहास का अंत। ऐसी ही और बेहतरीन रचनाओं के लिए जुड़े रहिए कहानी घर के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।